आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम MPPSC मेंस का अध्ययन यहाँ कर रहे हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र के इतिहास वाले भाग पर हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 2 MP की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। मित्रों, आज हम चंदेल वंश की शुरुआत करेंगे और 2 वीडियो में इस वंश को हम पूरा पढ़ेंगे। मित्रों, वही हमारी पुरानी और महत्वपूर्ण बात, इतिहास विषय में किसी भी वंश को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या हमारे जहन में प्रश्न उठता है और उठना चाहिए, इस वंश का शासन कहाँ था, किस समय था, कौन शासक थे, क्या उसकी विशेषता थी, और ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है, अगर ये बिंदु आपके मन में चल रहे हैं तो आप उत्तर लेखन में बड़ी आसानी से पारंगत हो जाओगे और पढ़ते समय भी इन्हीं बिंदुओं के आधार पर डेटा को दिमाग में सेव करेंगे, नोट्स में सेव करेंगे। शुरुआत करते हैं चंदेल वंश की। मित्रों, आप जानते हैं चंदेल वंश बुंदेलखंड में शासन करने वाला एक प्रमुख वंश है। ये 9वीं शताब्दी से लेकर लगभग 16वीं शताब्दी तक, जहाँ अंतिम शासक के तौर पर कीरत सिंह का उल्लेख मिलता है। आपने पढ़ा होगा, रानी दुर्गावती कीरत सिंह चंदेल की पुत्री थी, जो गोंड वंश की राजकुमारी और महान शासिका के तौर पर प्रसिद्ध हुई। तो ये इनका समय काल है। हालांकि लगभग 1311 के आसपास चंदेल का प्रभाव बहुत कम हो गया था। सल्तनत काल में अत्यंत सीमित क्षेत्र इनका रह गया था। मित्रों, बुंदेलखंड राज्य के हम प्राचीन इतिहास में जाएं तो यही चेदी महाजनपद का क्षेत्र था। अब महाजनपद काल के बाद मौर्य, शुंग के बाद जो गुप्त पूर्व कुछ वंश हुए, फिर गुप्त, मौखरी, कलचुरी, गुर्जर प्रतिहार इत्यादि वंशों ने इस क्षेत्र में शासन किया है। ये आपको मैं एक पृष्ठभूमि बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अधिक अच्छे से क्लियर हो सके। लेकिन ये जो बुंदेलखंड राज्य है, इसकी वास्तविक सीमाओं के निर्धारण का श्रेय दिया जाता है चंदेलों को। इससे पहले जितने वंश हुए, इन्होंने स्पष्टता कोई बुंदेलखंड राज्य की सीमाओं का उल्लेख नहीं किया, निर्धारण नहीं किया था। लेकिन जब चंदेल वंश का उद्भव हुआ तो बुंदेलखंड राज्य स्पष्टतः भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य पर उदित होता है। दोस्तों, चंदेल राज्य की बात करें तो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है इसकी, देख लेते हैं। कुछ अभिलेख हैं। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो चंदेल वंश है, अपने स्थापत्य कला के लिए इतिहास में अमिट छाप छोड़कर गया है। खजुराहो के जो स्थापत्य है, मंदिर स्थापत्य, वो पूरे विश्व में, और विश्व धरोहर स्थल भी है ये 1986 में, अगर मैं सही हूँ तो इसे सम्मिलित किया गया। हाँ, बिल्कुल 86 में ही किया गया था। मित्रों, जानकारी की हम बात कर रहे थे। लक्ष्मण मंदिर अभिलेख, जो लक्ष्मण मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। यशोवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। वहाँ पे एक विस्तृत अभिलेख है दोस्तों, उससे हमें जानकारी मिलती है चंदेल वंश के शासकों के बारे में। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर अभिलेख है। ननौरा से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। आपको पता है, उपलब्धियों को ताम्रपत्र पर अंकित करते थे जो शासक होते थे। चरखारी से ताम्रपत्र मिला है, वहाँ से जानकारी मिलेगी। सास बहु अभिलेख जो ग्वालियर के किले से है मिलता है, जिसे सहस्त्रबाहु अभिलेख भी कहते हैं। अपभ्रंश होकर ये सास बहु हो गया, ऐसा विद्वान बताते हैं। इसके अलावा मऊ प्रस्तर अभिलेख, ठीक है, सिक्के मिले हैं चंदेलकालीन। भेलसा से प्राप्त ताम्रपत्र और ब्रिटिश इतिहासकार और पुरातत्वविद कनिंघम का विवरण चंदेल वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
मित्रों, परिचय के तौर पर आपको एक बात और याद रखना जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि चंदेल वंश की प्रारंभिक सत्ता प्रतिहारों के अधीन थी। आपको पता है यह काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, और इस समय जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था कन्नौज पर आधिपत्य करने के लिए, जिसमें पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों वंशों के बीच बहुत वृहद और दीर्घकालिक संघर्ष चला था। तो उसमें से, उस त्रिपक्षीय संघर्ष में से एक वंश जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, उसके अधीन, उसके सामंत के रूप में ही प्रारंभिक चंदेल शासक शासन कर रहे थे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मित्रों, चंदेल वंश का संस्थापक कई बार पूछ लिया जाता है, तो नन्नुक था। आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्रीलिम्स में भी ऐसा प्रश्न बन सकता है। मेंस के दृष्टिकोण से आपको राजधानी लिखनी आवश्यक होती है, तो आप लिखना कालिंजर, खजुराहो और महोबा, ये 3 राजधानियाँ चंदेलों की रही है। मित्रों, चंदेल वंश को जेजाक भुक्ति के चंदेल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी भी आप थोड़ा सा इतना याद रख ले कि एक जय शक्ति या जेजाक भुक्त नामक शासक था, जेजाक नामक शासक है, तो उसके नाम पर पड़ा था। इसके अलावा इन्हें ऋषि चंद्रत्रेय के वंशज भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप अपने नोट्स में इनको ऐड करते जाइए। ठीक है, इतना याद हो गया होगा आपको। अब हम इनके शासकों पर एक दृष्टि डालते हैं कि कौन कौन से शासक हुए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण वंश है मित्रों, इस यूनिट की जान है यह वंश, और मुझे पूरी उम्मीद है और एक मेरा अनुमान है कि 10 मार्कर क्वेश्चन चंदेल से ही बनेगा। चंदेल और परमार, ये 2 वंश बहुत फेवरेट मुझे लगता है, और हम चर्चा कर ही लेंगे इस पर। मित्रों, शासकों पर अब देखना, कालक्रम आपको सारा याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए दिमाग पर। मैंने जो स्टार लगा रखे हैं, ये शासक हमें विशेष रूप से तैयार करने हैं। बाकी आपकी जानकारी के लिए कि ये शासक भी चंदेल वंश में कभी हुए हैं, इसलिए मैंने लगभग सभी शासकों के नाम यहाँ पर उनके कालक्रम के अनुसार लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं नन्नुक, 831 में इन्होंने प्रतिहारों के सामंत के रूप में चंदेल वंश प्रारंभ किया और 65 तक ये शासन करते हैं। इसके बाद एक वाकपति नामक शासक बनते हैं। फिर जय शक्ति, मैंने आपको बताया जेजाक भुक्ति के चंदेल इन जय शक्ति के नाम पे ही था, जय शक्ति और जेजाक दोनों नाम थे इनके। इसके बाद राहिल नामक शासक बनते हैं, 916 तक ये रहेंगे। फिर हर्ष 916 से 925, यहाँ तक कोई विशेष महत्वपूर्ण शासक नहीं है, ये 2 मार्कर के शासक हैं। लेकिन अब 7 मार्कर और 10 मार्कर के शासक आपको आगे दिखाई दे रहे हैं। यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव और विद्याधर, ये 925 से लेकर 1025 तक, मान लो 1029 तक है वैसे, पर ये जो 1000 साल का शासन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। और इसी दौरान अधिकांश मंदिरों का निर्माण हुआ, चंदेल सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची, और ये कहे कि बुंदेलखंड राज्य को अपनी स्पष्ट पहचान भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य पर मिली है। मित्रों, यशोवर्मन 925 से 950 तक, फिर धंगदेव 950 से 1002 तक, फिर गंडदेव सिर्फ 1 वर्ष शासन किया, और विद्याधर 1003 से 1029 तक शासक बनते हैं। इसके बाद विजयपाल 1030 से 50 तक शासक बनते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं 1-2 तथ्य इनके बारे में बता दूंगा ताकि आप 2 मार्कर को मैनेज कर सके। फिर देववर्मा, कीर्तिवर्मा, थोड़ा कीर्तिवर्मा को हम देखेंगे। फिर सुलक्षण वर्मा, जय वर्मा, पृथ्वी वर्मा, या तीनों 1100 से 1128 तक शासक रहते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। परमार्दी देव एक महत्वपूर्ण शासक है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने आपको इसमें स्टार लगा दिया, मैं बता दूंगा। इसके बाद त्रैलोक्य वर्मा, वीर वर्मा, हमीर वर्मा इत्यादि शासकों का उल्लेख मिलता है। और अंतिम शासक के रूप में मैंने आपको बताया था, आप नोट कर लो, कीरत सिंह। ठीक है मित्रों, कीरत सिंह शासक था जो 1545 तक, आपको पता है शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर आक्रमण के दौरान हुई थी। उस समय ऐसा माना जाता है कीरत सिंह वहाँ का शासक था, और कीरत सिंह रानी दुर्गावती के पिता भी थे। तो आपको ये शासक क्लियर हो गए।
आज हम 2-3 शासकों पर चर्चा करेंगे और कल के वीडियो में हम ये जो महत्वपूर्ण चारों शासक हैं इनको पढ़ लेंगे मित्रों। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा मेरे साथ पढ़कर। हम बहुत सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं मित्रों, यकीन मानिए। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन ये जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ आपको निश्चित रूप से हेल्पफुल होगा। आप स्वयं में बहुत अच्छा महसूस करेंगे और परिवर्तन पाएंगे। अगर नन्नुक आता है, एक बात मैं आपको, अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर में जो क्लासेस करवाई है उसमें कुछ शासकों के सामने जो नोट्स में विशेषताएं दी है वो उनको विशेष बनाती है, इसलिए उनको मैंने लिख दिया। लेकिन सभी शासकों के सामने मैंने हर कॉमन बात नहीं लिखी है। तो आपको कुछ कॉमन बातें होती है उनको दिमाग में रखकर चलना है कि हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं। और जब वही शासक उठ कर के 2 मार्कर में आ जाता है तो हमें कैसे लिखना है, ये चीज़ हमेशा जागरूकता के लिए आवश्यक है, आपकी बहुत ज़रूरी है। जैसे नन्नू का आ गया साहब, अब नन्नू का आएगा तो आप क्या लिखोगे, चंदेल वंश का संस्थापक। अब मैंने सिर्फ संस्थापक लिखा, क्या लिखोगे, चंदेल वंश का संस्थापक। फिर क्या लिखोगे, 861 समय लिख देना। फिर लिख देना राजधानी, है ना, महोबा, महोबा राजधानी थी इनकी, खजुराहो। इसके बाद उपाधियाँ, नृपति, महीपति, ये उपाधियाँ ली थी इन्होंने। महीपति यानी धरती का पति, नृपति यानी नृपति, नृपों का, राजाओं का राजा। प्रतिहारों के अधीन शासन था, इतना आप लिख दोगे 2 मार्कर हो जाएगा। फिर जय शक्ति, विजय शक्ति, ये सभी शासकों के बारे में मैंने 2-2, 4-4 लाइन आपके लिए लिख दी है ताकि आप 2 मार्कर मैनेज कर सको। बाकी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक है 7 और 10 मार्कर के, उनको मैं अगले वीडियो में अच्छे से, यशोवर्मन, धंगदेव, गणदेव, विद्याधर और कीर्तिवर्मा, इनको हम अच्छे से कल चर्चा कर लेंगे। जय शक्ति, विजय शक्ति अगर आते हैं तो आप क्या लिखोगे कि इनके नाम पर, जो जय शक्ति महोदय थे इनके नाम पर जयजागभुक्त नाम पड़ा, और वापस ये लाइन आप डाली दोगे, प्रतिहारों के सामंत थे, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड से इनका युद्ध हुआ था, ऐसा जानकारी मिलती है। कई बार युद्ध पराजय और जय पर नहीं पहुंचकर बीच में ही संधि के तहत रुक जाते हैं, और ये संघर्ष तो बहुत लंबा चला था। मैंने आपको बताया पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट वाला, तो उसी से प्रभावित थे क्योंकि ये भी प्रतिहारों के सामंत के रूप में थे। तो ये इतना याद रखना। बाकी जय शक्ति अगर आता है तो आप उसमें ये नहीं लिखोगे क्या कि ये चंदेल वंश का एक शासक था, लिखोगे ही सही। ये चीज़ मैं कॉमन जो बात थी वो आपको क्लियर कर रहा था, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहिल की। अब राहिल में मैंने फिर से ऐसा नहीं लिखा कि चंदेल वंश के शासक, क्योंकि हम चंदेल वंश पढ़ रहे हैं। आप वहाँ उत्तर में ज़रूर इस तरीके से चलाएं, हालांकि आप इतने समझदार तो हैं, ये बात मैं अब नहीं बताऊँगा, अब आपको क्लियर हो चुकी है। राहिल ने नरेंद्र चंद्र की उपाधि धारण करी थी, है ना, नरेंद्र चंद्र। समय था इनका 899 से 916, 899 से 916। कलचूरियों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए राहिल साहब ने। नट्टा देवी से विवाह किया। राहिल को आप ऐसे याद रख लो कि कोई राहुल है, मान लो। अब राहुल क्या कर रहा है, वो कल चूरी लेने गया था, है ना, मकान की जो चूरी होती है ना, तो वहीं उनको एक नट्टा देवी के लिए कोक्कल नामक जो कलचूरी शासक थे, कल चूरी लेने गया तो वहाँ कोक्कल नामक, उनको लगा कि अपनी नट्टा देवी जो है हमारे घर आने की कन्या, इनका विवाह कर दो यार, अच्छा रहेगा, बढ़िया चूरी की दुकान है इनका, बहुत अच्छा है। ऐसे करके आप कैसे भी रिलेट कर लो, ये तो अपना विषय है, मैं जो कुछ करूँगा आपको बताता रहूँगा। महोबा छतरपुर मार्ग पर इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक है। ये बात, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर ये 2 मार्कर में आता है तो अच्छा रहेगा। हर्ष की बात करते हैं मित्रों, 916 से 25 तक शासक बना। कलचूरी व चाहमानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चाहमान राजकुमारी थी कंचुका देवी। कौन थी, कंचुका देवी, ठीक है, ये याद रखना आप, कंचुका देवी, इनसे विवाह किया था इन्होंने, ठीक है। और मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। प्रतिहारों का नियंत्रण इनके समय कम हो गया था मित्रों, जो प्रतिहार शासक थे उनका नियंत्रण कम हो गया था धीरे धीरे। फिर हम बात करेंगे कल और अच्छे से, इसको एक बार फिर से हम देख लेंगे, पर यशोवर्मन भी आज ही कर लेते हैं, कोई विशेष समय नहीं हुआ। यशोवर्मन 925 से 950 तक शासक बने।
क्या क्या इन्होंने किया। ये हर्ष और कंचुका देवी के पुत्र थे। साम्राज्य विस्तारक शासक इन्हें माना जाता है। जो लक्ष्मण मंदिर अभिलेख है उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने गौड़ यानी बंगाल, खस, कौशल, कश्मीर, ये उत्तर के जो उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र के ये हो गए हैं राज्य छोटे छोटे, मालव, चेदी, गुर्जर, कुरु आदि के राज्यों को, आदि के संपूर्ण राज्यों को जीत के, ऐसा नहीं कि पूरा ये बना लिया, लेकिन उनके कुछ क्षेत्रों को जीत लिया, वहाँ से धन लूट लिया, धन ले लिया, करार कर लिया, वहाँ से टैक्स ले लिया इत्यादि ऐसी चीज़ें की थी इन्होंने। कालिंजर का प्रसिद्ध दुर्ग राष्ट्रकूटों से जीता था इन्होंने। ठीक है, राष्ट्रकूट के नियंत्रण में ये चल रहा था, तीनों एक दूसरे के नियंत्रण में ले रहे थे उस समय, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। चेदी शासक लक्ष्मण राज युवराज प्रथम को हरा दिया था इन्होंने। यशोवर्मन का यश आप देखो, आप लक्ष्मण राज को पराजित कर दिया चेदी शासक, और युवराज देव को भी कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शासक, पहले महत्वपूर्ण शासक लग रहे हैं मुझे बहुत। खजुराहो में इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था जो भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये लक्ष्मण मंदिर अभिलेख भी इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने मालवा के शासक सियक सेकंड को भी पराजित किया था। तो इनकी राजनीतिक उपलब्धियां है ना, सामरिक उपलब्धियां बहुत ज़्यादा है मित्रों। हाँ, स्थापत्य वाली उपलब्धियों में तो लक्ष्मण मंदिर शिलालेख आ ही रहा है, ठीक है, लेकिन इनकी राजनीतिक और साम्राज्य विस्तार करने वाली उपलब्धियां ज़्यादा है यशोवर्मन की। तो एक बार रिकेप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने पढ़ा चंदेल वंश के बारे में। आप जानते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में ये वंश लगभग 831 के आसपास अस्तित्व में आया था, नन्नुक द्वारा स्थापना की गई थी, और लगभग 1545 तक ये वंश चलेगा। अब ये बुंदेलखंड क्षेत्र में था। इसके बाद इसके प्रमुख शासकों की हम अगर बात करें तो इसमें नन्नुक के बाद जयशक्ति, यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर इत्यादि शासक थे। दूसरे वीडियो में हम बाद के शासकों के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, धंगदेव, गंडदेव, और फिर अगर कल ही संभव हो पाया तो चंदेल स्थापत्य की विशेषताएं वहाँ की और क्या क्या व्यवस्थाएं थी, इस पर भी मैं बहुत अच्छे से आपका ये करवाऊंगा, क्योंकि चंदेल वंश से उसका स्थापत्य जरूर पूछा जाता है 7 मार्कर या 10 मार्कर में। ठीक है भैया, ओके। तो ये चीज़ें हमने देखी। इसके बाद जानकारी के बारे में हमें पता है लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ननोरा, चरखारी, सासबहू, महूप्रस्तर, सिक्के, भेलसा इत्यादि ताम्रपत्र और कनिंगम के विवरण से जानकारी मिल जाती है। और ये शासक हो गए, नन्नुक संस्थापक हो गए, फिर राहिल, हर्ष, ये छोटे छोटे शासक है, एक एक दो बिंदु इनके बारे में रखेंगे। फिर यशोवर्मन को हमने अच्छे से देख लिया है। कल भी थोड़ा सा हम छोटा सा रिवीजन करने के बाद आगे महत्वपूर्ण शासकों को पढ़ेंगे। इतने आप नोट्स बनाइए, आराम से चलने दीजिए। इतिहास समझने का विषय है और थोड़ा रटने का विषय भी है। कई बार तथ्य है ना वो याद रखने ही पड़ते हैं, जैसे कि अब यशोवर्मन है तो मालवा शासक सियक सेकंड को हराया साहब, तो कौन से चंदेल शासक ने हराया? यशोवर्मन ने। तो आप इसको याद रखें, सियक में या है, यशोवर्मन में या है, ऐसे कर लो, हरा दिया, कैसे भी करके हमें याद रखना है। तो आप बने रहिए। सुझाव आपके जो भी हैं कमेंट कीजिए, मैं सुधार करूँगा। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपकी ही तरह, और आपकी भावनाओं को समझता हूँ। क्या चीज़ नहीं पढ़ना है ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ, इसलिए आपको लाभ होगा निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।